बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। जंग रुकी नहीं, फैलती नजर आ रही है। सऊदी अरब के लिए खतरात बढ़ते नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब को भी जंग में शामिल होना पड़ा है। अमेरिका ने ताजा हमले किए हैं, पहले से बड़े हमले किए हैं और मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है हमने जवाबी कार्रवाई की है। उर्दन में मौजूद कई F-35 लड़ाका तैयारे अमेरिका के हमने तबाह कर दिए हैं। किसी भी तरह से जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी दौरान में यह खबर भी आ गई है कि अमेरिका के अंदर अस्करी और सिविल क़यादत में इख्तलाफात आ गए हैं कि जंग हमने किस तरह से लड़नी है, कब तक इस जंग को जारी रखा जा सकता है, क्या हालात हैं, आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल नजर आ रही है। राना मुबशिर साहब सीनियर सहाफी, तज्जियाकार, एंकर पर्सन मेरे साथ है। राना साहब बहुत शुक्रिया। सर, ये तो लगता है कि जंग कभी रुकी नहीं थी, सिर्फ फेज आता है, कम हुई है या बढ़ी है, और अभी आज ऐसे लग रहा है कभी तो जंग फैल रही है। देखिए उसामा साहब, कोशिश हमने बहुत की, ठीक है। 47 इयर्स के आर्च राइवल्स ईरान और अमेरिका, इन दोनों को एक जगह पे बिठाना एक बड़ा टीडियस जॉब था, जो कि हमने किया। लेकिन MOU भी साइन हो गया, सब बातें ठीक है, 14 पॉइंट सामने आ गए, सब बातें ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज, देखिए 2% या 2.5% लोग हैं ऐसे ज़ायनिस्ट लॉबी के जो अमेरिकन इकोनॉमी पे असर्ट करते हैं। और आपने देखा होगा कि कई मरतबा हमने ये चीज हमारे सामने भी आई है कि नेतन्याहू जो है जॉइंट सेशन जो है वहां पे जाके अमेरिका में वहां पे उनको एड्रेस भी करते हैं। सो अगर ये कहा जाए कि जनाब वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अमेरिका को और इजराइल को नाराज करके, तो ये मेरे ख्याल में गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। द पॉइंट इज के अमेरिका इजराइल को नाराज नहीं कर सकता। ठीक है, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं जो हमने देखे भी, लेकिन नाराज नहीं कर सकता उसको। नाराज ना करने की वजूहात मैंने आपको कुछ एक दो बता दिए। इकोनॉमी पे सर्ट करता है, उसके अलावा जनाब US कांग्रेस हो, सेनेट हो, वहां पे वो सर्ट करते हैं। मिड टर्म इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर। मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस है। आप इजराइल को कैसे अमेरिका नाराज कर सकता है? तो वो नाराजगी तो हो ही नहीं सकती। हाँ, ये जरूर है कि इश्यूज खड़े हो सकते हैं आपस में जनाब, जैसे अभी आपने जिक्र किया अपने इंट्रो में कि जनाब अंदर विद इन अमेरिका वहां पे इश्यूज खड़े हो रहे हैं जनाब। ओपिनियन जो है डिफरेंट आ रही है। यस, सेंटकॉम शुरू से कहता रहा कि जनाब वी शुड गो फॉर फुल फ्लेज वॉर, लेकिन ट्रंप के एडवाइजर्स जो है वो उसको कहते रहे कि जनाब नहीं, वी शुड पुल आउट ऑफ दिस वॉर। देयर इज अ रीजन टू दैट। रीजन ये है कि देखे, उनको लगता ये है कि जो एडवाइजर्स हैं उनको ये लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन विल गेट सक इनटू दैट कॉन्फ्लिक्ट, और उस कॉन्फ्लिक्ट में अगर सक इनटू हो गया, जैसे कोल्ड वॉर एरा में सोवियत यूनियन, साबिक सोवियत यूनियन सक इन हुआ था और उसके बाद इश्यूज खड़े हो गए थे और उन्होंने जनाब फाइनेंशियली ब्लीड करना शुरू कर दिया था सोवियत यूनियन ने, एंड अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेशन की तरफ चले गए थे। सो इस तरह इसी को जेहन में रखते हुए, कोल्ड वॉर इरा का एग्जाम्पल को जेहन में रखते हुए, वो नहीं चाहते कि जनाब अमेरिका शुड गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स, और उसको जितनी जल्दी हो सकता है एडवाइजर्स कहते हैं इसको सॉर्ट आउट कर ले। अब सॉर्ट आउट कैसे किया जाए? सितंबर अक्टूबर में जो है वो जनाब इजराइल में इलेक्शंस है। इजराइल के इलेक्शंस भी बड़े इंपॉर्टेंट है नेतन्याहू के लिए, उसके साथ साथ मिड टर्म इलेक्शंस है। सो प्रॉक्सी वॉर का सिलसिला एक मरतबा फिर जो है ईरान ने जनाब एक्टिव कर दिया है, जिसकी वजह से जो अभी आप कह रहे थे कि सऊदी अरेबिया को भी हीट फेस करनी पड़ रही है, उनको भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। हेतीज ने उनके साथ जो कुछ हुआ वो सबके सामने, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन द पॉइंट इज कि जो ईरान है उसको डैमेज बहुत हुआ है। ईरान जो है उसका ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है वो डैमेज किया है अमेरिका ने। उसके साथ साथ मिसाइल साइट्स जो है, मिसाइल पे वो काउंट करता है, मिसाइल साइट्स पे काउंट करता है, मिसाइल्स फायर करता है, ड्रोन्स फायर करता है, उससे जनाब वो जो सिस्टम है उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है अमेरिका की तरफ से। ईरान के रडार सिस्टम जो है उसको भी नुकसान पहुंचा है। IRGC जो है उसके बेसिस जो है, मेन बेसिस IRGC के जो है वो डैमेज हुए हैं, और वो बड़ी बुरी तरह डैमेज हुए हैं। सो ईरान जो है, ईरान ने बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको जरा साइड पे रख दे, लेकिन ये जो चीजें हैं जिन पे ईरान काउंट कर रहा था या काउंट कर रहा है वो बड़ी बुरी तरह डैमेज हुई है। अब रशिया जो है उसको हेल्प आउट कर रहा है ईरान को, इसमें कोई शक नहीं है। मॉस्को
ऑन रिकॉर्ड है, मेरे शो में आके मॉस्को से एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने आके एडमिट किया, उन्होंने कहा जी कि रशिया इज हेल्पिंग आउट ईरान विद हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही। सो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी जो है जी उसमें रशिया जो है ईरान को हेल्प आउट कर रहा है। चले अच्छा, वो भी ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन द पॉइंट जी जी क्या जी जी आईआरजीसी जो है जी जी वो रिफ्लेक्ट करता है ईरान के अवाम जो मासेस हैं उनको, उनकी हाँ उनकी पॉइंट है। जो अंदर की ख्वाहिशात हैं उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है, या आईआरजीसी खुद ही ऑन इट्स ओन चलता जा रहा है? बिल्कुल सही। ट्रम्प कार्ड यस ईरान के पास है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ट्रम्प कार्ड है वो ईरान के पास है, उसके ऊपर जनाब कोई उसमें तो दो राय बुराई है ही नहीं, नहीं सही है। जी लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा ईरान स्ट्रेच कर रहा है इन चीजों को, मेरे ख्याल में इसको जी ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, एंड दे शुड सिट अक्रॉस द टेबल। हाँ, सही है। आवाजें जरूर आती है अमेरिका की तरफ से भी कि जनाब हम बैठ के इसको जनाब सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट बहुत सीरियस है और उसमें एक मरतबा फिर ओके। पाकिस्तान की जरूरत पेश आएगी। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है उसामा साहब कि देखिए पहले जो है वो टर्की भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, जी लेकिन आफ्टर द विजिट ऑफ ट्रंप, ट्रंप ने वहां पे जाके एक बड़ा अच्छा कार्ड खेला टर्की में जाके, और उर्दगान को उसने कहा जनाब के जी जी F-35 तैयारे जो है जिसपे सैंक्शंस लगी हुई थी वो हम आपको नहीं दे रहे थे, वो देते हैं। हम आपको देते हैं। और आपने रशिया से जो S-400 टेक्नोलॉजी ली हुई है, जो बैटरीज ली हुई है, वो टेक्नोलॉजीज जो है आप यूएई को दे दें। जी सो वहां पे भी ओब्लाइज हो गए टर्की भी। अब सही। टर्की भी ओब्लाइज हो गया तो टर्की अब वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकेगा या नहीं कर सकेगा इन द डेज टू कम, क्योंकि दोनों का एतबार जरूरी है ना। ईरान क्या उस पर 100% एतबार करेगा या नहीं जी करेगा, दैट इज अ बिग टाइम क्वेश्चन मार्क, उसको भी ठीक। जरा जेहन में रखना है। सो बात अच्छा आके फिर यहाँ पे आ जाती है कि पाकिस्तान जो है उसके ताल्लुकात सबसे अच्छे हैं, अमेरिका से भी अच्छे हैं टचवुड, और उसके साथ अच्छा, साथ जनाब ईरान के साथ भी अच्छे हैं। सो बिल्कुल ये सही। ताल्लुकात अगर दोनों को देखे जाए जी जी तो ट्रस्ट दोनों पार्टीज को जो है वो पाकिस्तान पे आके आता है। अच्छा, सो ये दोबारा इसको एक्टिव करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं, बिल्कुल और सही। बैकडोर डिप्लोमेसी आज भी जारी है, चल जी रही है, और उसमें पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जिस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, मीडिया में इतनी चीजें नहीं आ रही, ना उसको डिस्कस करने की जरूरत होती है, सही। लेकिन देन अगेन जो रोल है पाकिस्तान का वो एक अच्छा, मरतबा फिर एक्टिव हो चुका है और बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। और ठीक एक है। चीज जरा आपको भी पता होगा, सबको पता है कि जनाब जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब भी कोई वॉर होती है, वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, उसमें हमेशा हमेशा बैकडोर डिप्लोमेसी के चैनल्स जो हैं वो खुले रहते बिल्कुल हैं, सही। एंड अच्छा इन राणा दिस साहब, पर्टिकुलर केस ऑल्सो सही है। बैकडोर डिप्लोमेसी का चैनल जो है अभी भी खुला हुआ है, और अच्छा अभी भी उसमें जनाब जी बातचीत जी का सिलसिला जारी है। राणा साहब, पाकिस्तान इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। जी जो आपने जी बात की बिल्कुल सही, सारी बातें आपने बड़े जबरदस्त तरीके से समअप किया। ये जो आपने पासदारान इनकलाब की बात की, क्या अमेरिका की तरह ये तो नहीं कि पासदारान इनकलाब की एक सोच है जो ज्यादा हार्ड लाइनर है और सियासी सोच ईरान की मुख्तलिफ हो, लेकिन पासदारान इनकलाब जरा लीड ले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले ये किया कि अपना डिफेंस सिस्टम चेंज कर दिया, कि सेंट्रलाइज नहीं रखा, कि आर्मी चीफ भी अगर शहीद हो जाते हैं तो सारा उन्होंने स्कैटर कर दिया होता कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरह से वो देखा जाएगा, और वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब इजिप्ट की पोर्ट पर अमेरिकी टैंकर्स को निशाना बनाया गया, जंग फैल गई है, पहले ऐसा नहीं देखा गया, उर्दन में इस तरह के अटैक्स नहीं देखे गए। फिर इराक में सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर जो मिलिशियाज हैं उनको निशाना बनाया, जिनको प्रॉक्सीज भी कहते हैं। तो अब ये तो ऐसे लग रहा है कि जंग मुख्तलिफ तरह से फैल रही है। जो आपने पाकिस्तान के रोल की बात की, कतर की, अमेरिका और ईरान, अभी कल की खबर है, कल और परसों की खबर, कि वो कह रहे थे हाँ जी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, हम इस पर देखते हैं, सोचते हैं। ऐसा जवाब आता है और उसके बाद ऐसा लगता है हमले तेज हो गए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। मैं वो जिक्र कर रहा हूं दोबारा उसको कि देखिए प्रॉक्सी वॉर्स पे काउंट करता है ईरान। ईरान इज वेरी गुड एट प्रॉक्सी वॉर्स, और वो शुरू से प्रॉक्सी वॉर्स को पे काउंट करता रहा है, उसी के सर पे चलता रहा है। ये तो पहली दफा उसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी कार्ड आ गया है। अब देखिए अगर हम उस साइड की बात सुने, क्योंकि दोनों साइडों से विन विन सिचुएशन की बातें आती है, अमेरिका की बात जी सुने तो वो कहते हैं जी वी हैव अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है जी, ठीक। जो कि किसी हद तक ठीक भी है। यहाँ पे ईरान की बात करें तो वो कहते हैं जी हम डिफेंसिव पे हैं, लेकिन हम अपनी जनाब रिटेलिएट करेंगे, अगर हमारे पे अटैक होगा तो हम रिटेलिएट करेंगे। लेकिन सर गुजारिश ये है कि अगर चाइना और रशिया
हेल्प आउट ना करे ईरान को, तो देन इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन फॉर ईरान। ईरान के लिए एक सिचुएशन बन जाएगी। अच्छा, लोग इस चीज को समझ नहीं रहे थे। मैं पहले दिन से कह रहा था, जिस दिन से ये कॉन्फ्लिक्ट ईरान का और अमेरिका का शुरू हुआ था, कि एक बड़ा सेफ पैसेज है उसामा साहब बिटवीन ईरान एंड रशिया, एंड दैट इज द कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैसेज है, एक लेक है जहां पे कोई दूसरी दुनिया की आमदोरफ्त नहीं होती, या दूसरी फौज कोई वहां पे आज तक नहीं गई। मासवाए सोवियत यूनियन से 2-4 स्टेट्स जो जिन्होंने पार्ट किए थे वेज, उनके अलावा कोई वहां पे नहीं जा सकता। वहां से जो चीजें आती रही है, जो चीजें वहां से सपोर्ट मिलती रही है रशिया को थ्रू कैस्पियन सी, उसको आपने देखा कि पहली मर्तबा वो हिट हुई, और वो वहां पे जहाज हिट हुआ, और वो ईरान का जहाज हिट हुआ जो कि यूक्रेन ने किया। ठीक है, सो वो भी ठीक है, एक डिफरेंट स्टोरी है, बट देन अगेन वो बैकआउट कर गए यूक्रेन वाले आफ्टर दैट हिट, यू नो, वो बैकआउट कर गए। बट द पॉइंट इज कि दैट पैसेज इज स्टिल देयर, और दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज। और जैसे मैंने आपसे अभी जिक्र किया था कि मॉस्को कहता है कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी में ईरान को हेल्प आउट कर रहे हैं, रशिया एडमिट करता है इस चीज को। तो उसके अलावा जो वहां से चीजें आ रही हैं, ईरान को जो सपोर्ट मिल रही है, वो सपोर्ट जो है उसको भी नजर में रखा हुआ है अमेरिका ने। सो अब उसमें भी वो कोई ना कोई वहां पे कोई ना कोई आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे। एक तो यूक्रेन की आपने हिट देखी, लेकिन आप आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है कि जैसे आप बार बार जिक्र कर रहे हैं ना, फैल रही है, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, ये फैल रही है। तो फैलने वाला जो चक्कर है ना, वो यही है कि कैस्पियन सी में भी एक दफा अगर वहां पे इंट्रूजन शुरू हो गई, इंटरफेरेंस शुरू हो गई, तो फिर ये मजीद फैल सकती है। लेकिन अल्टीमेट इसका हल जो है, अगर हम अल्टीमेट सोल्यूशन की तरफ जाएं, तो उसामा साहब एक ही है, और वो है कि दे विल हैव टू सिट अक्रॉस द टेबल, और इफ दे डोंट सिट अक्रॉस द टेबल, द सूनर द बेटर। देर जितनी भी होगी उतना ये मसला स्प्रेड करेगा, और इश्यूज जो है दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। अच्छा, एक और बात कैस्पियन सी में बार बार जिक्र कर रहा हूं, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज। उसको अमेरिका जो है उसने बड़ा उसको ऑब्जर्व कर रहा है क्लोजली थ्रू सैटेलाइट्स। अच्छा, और वहां से अगर रसद बंद हो जाती है ईरान की रशिया से थ्रू द कैस्पियन सी, तो फिर ईरान के लिए मजीद मुश्किलात हो। अच्छा सर, आपकी बात से मुझे ये चीज समझ आई कि एक तो प्रॉक्सीज विद इन प्रॉक्सीज भी है, कि जिस तरह यूक्रेन की वजह से रशिया को प्रॉब्लम्स आए और उसमें यूरोप ने, अमेरिका ने यूक्रेन को सपोर्ट किया, अब रशिया भी ज़ाहिर है ईरान को सपोर्ट कर रहा है, ईरान की प्रॉक्सीज अपनी जगह, लेकिन रशिया और चाइना वो भी देख रहे हैं कि अच्छा ये मौका है हमारे पास अब अमेरिका को कमजोर करने का। तो इस तरह लगता है इसराइल की प्रॉक्सी तो अमेरिका बना हुआ है सर, कि इसराइल अमेरिका को यूज कर रहा है इस सारे मामले में। एक तो ये एस्पेक्ट, और दूसरा ये कि बाज मुबस्सरीन का ख्याल है, आप इस पर बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, कि ईरान चाहता है कि जितना इस चीज को किसी तरह ड्रैग किया जाए, कोई नुकसान तो ईरान का हो रहा है, लेकिन कहते हैं कि एक दफा हो जाए जो होना है, ताकि बार बार हम पर अटैक ना हो। तो मिड इलेक्शंस जो नवंबर में होने हैं, वहां तक हम किसी तरह ड्रैग कर जाए, उसके करीब तक ले जाएं, ताकि ट्रंप को इतना कमजोर कर दिया जाए, इनकी पार्टी ही इनके खिलाफ खड़ी हो जाए, और वहां तक हम किसी तरह ड्रैग करके ले जाएं, और आइंदा फिर कोई सोचेगा भी नहीं कि ईरान पर इस तरह से हमला किया जाए। देखिए, ये एक थॉट प्रोसेस जरूर है, ठीक है, लेकिन नवंबर जो है बहुत दूर है। ठीक है ना जी, अभी दिस इज अगस्त, ठीक है। सो बहुत से महीने रहते हैं मिड टर्म इलेक्शंस के लिए, तो मिड टर्म इलेक्शन तक स्ट्रेच करना ईरान के लिए, आई पर्सनली थिंक, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ डीएसएस, आई पर्सनली थिंक कि जनाब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इतना लंबा स्ट्रेच करना। और अगर जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि जो सेफ पैसेज है जो रशिया और ईरान के दरमियान है कैस्पियन सी का, अगर वो बंद हो जाता है या हर्ट हो जाता है या उसमें डिसरप्शन आ जाती है, तो फिर ये उतना लंबा, उसामा साहब, ये नहीं स्ट्रेच कर सकेंगे नवंबर तक ईरान वाले, क्योंकि देखें इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का डैमेज हो चुका है, और जो उसके अलावा जो बेसिस जैसे मैंने जिक्र किया, अभी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, जो रिडार सिस्टम या मिसाइल साइट्स या जो AIS सिस्टम इसको कहते हैं, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो कहते हैं, जो उनके उधर लगे हुए हैं ईरान के अंदर, वो अगर डैमेज हो गए हैं तो दैट मीन्स के एक बहुत सिचुएशन से गुजर रहा है ईरान इस वक्त, एक बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है।
और ये प्रॉब्लम इसीलिए आप देख रहे हैं कि ज्यादा जोर जो है एक मरतबा फिर प्रॉक्सीज पे चला गया है। प्रॉक्सीज पे ईरान दोबारा जोर देना शुरू कर दिया उसने, और उसने जनाब ठीक है वो रिटेलिएट कर रहा है, बट इन नॉट दैट पर्टिकुलर वे जैसे पहले वो हमने देखा था शुरू में कॉन्फ्लिक्ट में कि जनाब यहां से तो 100 के हिसाब से, दर्जनों के हिसाब से ईरान यहां से मिसाइल फेंकता था, यहां से जनाब सारी हिट करती थी जाके, ये वो उसमें कमी आ गई। सो वो डैमेज हो जाएगा। सो इसमें प्रॉब्लम जो है अल्टीमेटली ईरान के लिए होगी। सो आई पर्सनली थिंक इंस्टेड ऑफ स्ट्रेचिंग इट लाइक so much, Iran should sit across the table and they should not miss the boat. उनको नहीं चाहिए कि उनको चाहिए कि बैठ के सॉर्ट आउट कर ले चीजें, क्योंकि अभी अगर सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो वेल एंड गुड, लेकिन नवंबर तक स्ट्रेच करना उसामा साहब बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही। राणा साहब, विन विन सिचुएशन किस तरह से हो सकती है? क्या अमेरिका एक बहुत बड़े पैमाने पर बमबारी करके और कहे विक्ट्री डिक्लेयर कर दे? क्योंकि ये ऐसा उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन आपने हुर्मुज़ का मसला आ गया कि आपने हुर्मुज़ पर फुली कंट्रोल किसका होगा। वो कहते हैं जी जिस तरह पहले शिप्स आ जा रही थी बिल्कुल उस तरह ईरान किसी से पूछे भी ना। अब तो हुसी भी कह रहे हैं जी हमें भी कुछ टैक्स दो, वहां पर वो बागी इकट्ठे हो गए हैं। तो मसला अब वो जो जिस लिए जंग छेड़ी गई थी अमेरिका की तरफ से, जिसकी कोई यानी जस्टिफिकेशन नहीं थी, रजीम चेंज, मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो सारा पीछे रह गया। अब अमेरिका कहता है 20 शिप्स हमने वापस भिजवाई है ईरान की, जहां तक उनका असर रसूख है आपने हुर्मुज़ से आगे। तो अब तो आपने हुर्मुज़ सेंटर आ चुका है, तो वहां कंट्रोल किसका होगा? जब नेगोशिएशन टेबल पर बैठेंगे तो वो विन विन सिचुएशन किस तरह से हो सकती है कि दोनों अपने लोगों को खुश कर सके? देखिए हमने जंग जीत ली, वो कहें जी हमने जीत ली, क्योंकि अभी तो ईरान का पलड़ा भारी नजर आता है। देखिए इसका एक तरीका, एक मॉडस ऑपरेंडी ये हो सकता है कि जितने पैसे उसके फ्रीज हुए ईरान के, उसको जनाब वो वापस वो खोल दिए जाए इंस्टेड ऑफ गिविंग, क्योंकि ऑप्शन एक आई थी बीच में कि हम ईरान को पैसों के बजाय हम सोयाबीन दे देते हैं, वीट दे देते हैं, और हम उसको वो पैसे नहीं देते जो हमने फ्रीज किए हुए। एक ऑप्शन आई थी जो अभी तक उस पर कोई वर्कआउट ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके अलावा एक फंड क्रिएट करने की कोशिश की गई थी जिसमें कुछ 300 बिलियन का फंड था कि जनाब जो डैमेज हुआ है वो जनाब ईरान को दे दिया जाए, लेकिन उसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। सो देखिए डैमेज तो हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और ईरान इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, उसके बाद जनाब ये सारी चीजें हुई। एक बड़ा इंपॉर्टेंट में एक चीज एक फौरी तौर पे ज़हन में आ गई, मैं उसको टच करना चाहूंगा। आपने बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया था कि सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो ईरान का सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है, वो इसीलिए सेंट्रलाइज्ड नहीं है कि उन्होंने सबको अलग अलग अथॉरिटी दी हुई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि IRGC जो है, IRGC जो है वो जो अवाम है, ईरान के अवाम है, उनकी 100% जो है रिफ्लेक्शन नहीं है वो, क्योंकि ईरान के अंदर जैसे अमेरिका के अंदर से आवाजें आती है ना, इसी तरह ईरान के अंदर से भी आवाजें आनी शुरू हो गई हैं कि जनाब इनफ इज इनफ, ठीक है, लेट्स सॉर्ट आउट दीज इश्यूज। क्योंकि इसको जितना लंबा स्ट्रेच करेगा ईरान या अमेरिका, डैमेज तो अवाम हो रही है, ईरानियन अवाम डैमेज हो रही है। सो ठीक है, उन्होंने बड़ा अच्छा वहां पे अली खमेनाई का वहां पे जो हुआ जनाजा बड़ा अच्छा हुआ, बड़ी लोग निकले वहां पे, लाखों के हिसाब से लोग निकले, लेकिन अब सिचुएशन जो है स्लोली ग्रेजुअली चेंज होना शुरू हो गई है। वो कहते हैं जनाब कि इसको खत्म किया जाए, इस जंग को बहुत हो गया, 47 ईयर्स हो गए सैंक्शंस में गुजार रहे हैं, अब इसको खत्म कर दिया जाए। बाकी रह गया स्टेट ऑफ हुर्मुज़, वो कैसे, जैसे आप पूछ रहे हैं कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का कैसे सॉर्ट आउट होगा। देखे अगर इनको सारे डैमेजेस मिल जाते हैं, ईरान को जो मांग रहा है वो चले 19-20 का फर्क कर दे, उनके जो फ्रोजन अकाउंट्स है वो मिल जाते हैं उनको, ठीक है, उसमें भी आप उनको दे दें। उसके अलावा जनाब उन पे कोई आपने रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि जनाब एक सिविलियन न्यूक्लियर पर्पसेस के लिए आप यूज कर सकते हैं, अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर सकते हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन आप उनको बिल्कुल अगर वो करेंगे ना कि ईरान रिजिड हो जाए कि नहीं जी नहीं मैं तो न्यूक्लियर बम बनाऊंगा, जैसे अभी इजाजुल हक साहब आए थे मेरे शो में, उसामा साहब पिछले हफ्ते में, तो वो इजाजुल हक साहब कहते हैं जी कि उनका ख्याल ये, इजाजुल हक साहब का ख्याल है, ठीक है, वो कहते हैं जी मेरा ख्याल ये कहता है, इजाजुल हक साहब कह रहे हैं कि हो सकता है ईरान हैज गॉन न्यूक्लियर और विल गो न्यूक्लियर। तो वो तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे गए इजाजुल हक साहब। तो वो अगर वो इस तरह की सिचुएशन अगर बनती है
तो फिर तो वो दे विल बी जस्टिफाइड, हाँ जी, अमेरिका विल बी जस्टिफाइड इन स्ट्राइकिंग और गोइंग फॉर अ फुल फ्लेज वॉर विद ईरान, एंड सही है। Israel will be also justified in going for a full fledged war with Iran. So वो एक और नया डायनेमिक्स यहाँ पे बिल्कुल सही। स्पैनर फेंक के चले गए जाजुल हक साहब पिछले, कि अगर ऐसा लेकिन आई डोंट नो हाउ फार इज दैट हाँ, वो ईरान तो इसको डिनाई करते हैं, कहते हैं हमारे सिविल पेपर्स के लिए। राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, सो काइंड ऑफ यू, आपने वक्त दिया। हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जंग कब तक जारी रह सकती है और अभी किसका पलड़ा भारी है। अगर आज के दिन में ये जंग किसी तरह से खत्म होती है, टेबल पर बात आती है, तो कौन कहां खड़ा है, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीन इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी एक्सपर्ट आंजा साकिब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आंजा, अभी जो हालात नजर आ रहे हैं, ये तो जंग ऐसे लगता है फैल गई है। पहली दफा देखा गया कि अब मिस्र के इलाकों में उनकी बंदरगाहों पे अमेरिकी वेसल्स को निशाना बनाया गया है, इसको कंफर्म किया जा रहा है इजिप्ट की तरफ से, मिस्र की तरफ से। इसी तरह से इराक में मिलिशियाज को निशाना बनाया जा रहा है, सऊदी अरब और अमेरिका मिलकर, क्योंकि सऊदी अरब के इंटरेस्ट को निशाना बनाया गया। तो पहले जो इलाके हमें नजर नहीं आ रहे थे इस जंग के अंदर, अब वो इलाके भी इसमें शामिल हो चुके हैं और ऊपर से कोई भी अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका में ये सोच आ रही है कि एक तरफ कहा जा रहा है अमेरिकन थिंक टैंक्स की तरफ से या उनकी काबीना की तरफ से, जो मिलिट्री की तरफ से प्रेशर है कि इस जंग को चंद हफ्ते तक चलाया जाए और हम भरपूर बमबारी करें। दूसरी तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ये भी कह रहे हैं सिविलियन साइड के कि नहीं, हमें इसको जल्दी रैप अप करना है। तो अभी तक समझ नहीं आ रही कि जंग किस डायरेक्शन में जाएगी। इतना जरूर नजर आ रहा है हमें कि खत्म नहीं हो रही। जी 100%। देखें सामा, मैं यही कहूंगी कि यहाँ पे अब इस पूरे के पूरे इस्लामाबाद MOU देखें, जब से साइन हुआ 17 जून की तारीख से अब तक 18 जुलाई वाले दिन जब ईरान की तरफ से इसको सस्पेंड कर दिया गया था, US को वायलेशन के लिए खासकर करार दिया गया था, और आर्टिकल 5 को यूज करते हुए हॉर्मुज़ का जो सेफ पैसेज प्रोविजन है वो डेफिनेटली यूनिलैटरली सस्पेंड कर दिया गया था। अच्छा, इस सारे के सारे मामलात के बाद ना, अगर हम देखते हैं कि अभी जितनी मशरिक़े वुस्ता का पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चेंज हो चुका है। हमने देखा है कि कुवैत पे, बहरीन पे जिस तरह से हमले हो रहे हैं, सऊदिया की भी इन्वॉल्वमेंट हुई है वहां का, इराक के ऊपर भी। तो अब कोई भी ना चुप बैठने वाला आई डोंट थिंक सो होगा। आई थिंक बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट दिखाया है। अभी हमें रिसेंटली भी 25 जुलाई वाले दिन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक कॉल हुई है सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ, MBS के साथ, डेफिनेटली एक चीज जो सामने आई है कि हमें भी अब कब तक हम भी एक रिस्ट्रेंट दिखा सकते हैं। डेफिनेटली वी आर वन ऑफ द की नेगोशिएटर्स इन दिस डील, लेकिन हमें अपने जो मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स हैं, डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, उनका भी ऑनर करना है। उसके अलावा ऑब्वियसली हमारे पास जब 3 pronged हम ऑलरेडी ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे एंगेज्ड हैं, उसको भी मद्देनजर रखना है। अभी भी अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात भी देखें तो May 4 से कोई भी वेस्टर्न एलाइड जो ट्रांजिट्स हैं वो प्रोसेस नहीं हुए। जो IRGC के अपने खुद सो कॉल्ड पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी की जो टोल रिजीम है वो भी अब एक चार्ज करने के हवाले से बात की जा रही है। सो डेफिनेटली अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुवैत की, बहरीन की, इवन जॉर्डन के हवाले से भी, कि IRGC ने कुछ वहां मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो US की फोर्सेस मौजूद थी वहां पे पूरी है। सो डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से तो यही स्टेटमेंट आ रहा है, हम जो देख रहे हैं रीसेंट स्टेटमेंट भी प्रेसिडेंट ट्रम्प के हवाले से, कि कुछ इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं। मुझे जहां तक लग रहा है, और ये मेरी पर्सनल राय है, अभी तक मुझे लग रहा है एक थिएटर लगा के ईरान ने भी, US ने भी अपनी एंड से मचाया हुआ है कि अपनी अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को मजबूत करना चाह रहे हैं जितनी हद तक हो सके। और एट द एंड ऑफ द डे हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें बिफोर दे बिकम बेटर, ये बर्स्ट होने के चांसेस। ये आपने अच्छा जुमला कहा कि बिफोर दे गेट बेटर, वो चीजें ज्यादा पहले खराब होंगी। क्योंकि अभी आप देखिए कि एक तरफ ये खबर आई कि चीन के साथ ईरान का कोई मुआहदा हो गया है। चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आई है, चाइना रिजेक्ट्स रिपोर्ट ऑफ एयर डिफेंस मिसाइल शिपमेंट टू ईरान। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी रशिया की तरफ से भी कुछ आ रहा है, लेकिन साथ ही कि $59 बिलियन की लॉकहीड मार्टिन को ऑर्डर चला गया है कि जी आपने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मिसाइल जो है वो देने हैं। तो क्या ये भी बात है कि वाकई इस वक्त अमेरिका को
असलहे की कमी का सामना है, जो बात की जा रही थी उनके स्टॉक पाइल में कमी हो रही है, इकोनॉमी उनकी नीचे जा रही है। दूसरी तरफ तो हम देखते हैं ईरान में बहुत शहादतें हुई हैं, हलाकतें बहुत ज्यादा हुई हैं, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन वो तो 50 साल से लगता है जैसे आदी हैं और वो शायद चीजों को ड्रैग करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर आप देखें ना कि एब्सोल्युटली आपने जिस तरह राइटली मेंशन किया, और ये सिर्फ 50 सालों की गेम नहीं है, ये कई दिहाइयों की जो है ना, जब मैं पहले भी ये चीज कोट की, ये लाइन बड़ी वायरल हुई थी कि अमेरिका जिस हद तक कोशिश कर रहा है ना कि हम पोकर फेस रखें, हम पोकर खेलें, हम अपने सारे ट्रम्प के पत्ते, फन नॉट इंटेंडेड, वो जाहिर ना करें, लेकिन देयर फॉरगेटिंग इरानियंस इन्वेंटेड चेस। ये वो कौम है जो 7000 साल से रेजिस्टेंस की माहिर है, वो जहां अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं कॉन्कर कर सका, मतलब दे आर एन आइडियोलॉजिकल थियोक्रेसी, उन्होंने सिर्फ रेजिस्टेंस दिखानी है। वो उनकी एक जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर को अगर हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो वहां हम यही देखते हैं कि ये एक दूसरी पार्टी को किस तरह एग्जॉस्ट करते हैं। और स्टॉक पाइल्स जो है, हमें ये भी रियलाइज करना पड़ेगा, ये बड़ी एक इनकॉन्ग्रुएंसी वॉर थी, मीनिंग के फॉर ईच यूएस मिसाइल जो कि शूट होता है, इरानियन डिफेंस में जो एक जगह बिलियंस खर्च हो रहे हैं वर्थ ऑफ टैक्स पेयर्स मनी राइट बिफोर द मिड टर्म इलेक्शंस यूएस के, और एक जगह ईरान के कोई सर्टेन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स सिर्फ उसको रेजिस्ट करने में या खर्च हो रहे हैं। सो वो डेफिनेटली एक इनकॉन्ग्रुएंट वॉर है। और इस चीज को भी हम मद्देनजर रखें कि अब सेनेट के हवाले से भी, जो यूएस की सेनेट है, वहां भी इस बात का बार बार जिक्र हो रहा है कि nobody wants this war to continue from that side as well. अगर हम कल की जेडी वैंस की भी स्टेटमेंट उठा के देखते हैं, जो उन्होंने एक हाल ही में आर्टिकल लिखा गया है जहां पे उन्होंने तक इस बात की दलील दी और इस चीज को एडमिट किया कि इजराइल के अंदर से बड़े स्पॉयलर्स हैं जो कि प्रीवियस ट्रम्प कैंपेन के साथ थे, जो सपोर्ट करते हैं, जो कि इस मुआहदे को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। वो जेडी वैंस को भी टारगेट कर रहे हैं उसकी। सो आई थिंक बहुत सारे स्पॉयलर्स भी यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा देखिए, अगर हम दोबारा इस चीज पे आते हैं कि गल्फ का पूरा जो मशरिक वस्ता का जो एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर किस तरफ किस करवट बैठ रहा है, तो अगर एक मैसिव रीअसेसमेंट हुई है जीसीसी के अंदर, सो अगर प्राइमरी गारंटर जो प्रीवियसली था ना यूएस इन टर्म्स ऑफ रीजनल बेसिस, अब सबने रियलाइज कर लिया वो एक लाइबिलिटी एसेट नहीं है। तो जो अभी इस तरह इस दौर की रियलिटी ये है कि जो इंडिजीनियस टैक्स है ना, जिस तरह के कुवैत ने हमारे से हाल ही में डिफेंस एग्रीमेंट किया है, अमेरिका सऊदी अरेबिया के साथ हुआ है, रीजनल नेबर्स के साथ किस तरह की अलाइनमेंट रखनी है, एक तो वो चीज चेंज हुई। फिर हम बात करते हैं कि वल्नरेबिलिटी के हवाले से। अगर यूएस के अम्ब्रेला के अंडर सब प्रीवियसली लोग समझ रहे थे, ईरान ने सबका एक वो भरम भी तोड़ दिया। अब हमने देखा है कि रियलिटी यही है कि आया वो जॉर्डन हो, कतार हो, कुवैत हो, इजिप्ट हो, मतलब एवरीवन इज हाईली एक्सपोज टू इरानियन मिसाइल एंड ड्रोन स्ट्राइक्स। ये भी एक रियलिटी है। फिर अगर मैं इसको एक स्ट्रेटेजिक पिवट के हवाले से देखूं, तो जो वेस्टर्न इंटरवेंशन पे एक रिलायंस थी ना कि कहीं नेटो की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी किसी पॉइंट पे, कोई और इंटरनेशनल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने देखा कि अगर मैं इसको जेसीपीओए वाले टाइम से कंपेयर करूं, तो बैक इन ओबामा's रिजीम, एक जो बड़ा मिसिंग पॉइंट है, जो एक डिफरेंस है, वो ये कि उस वक्त जो आपके यूरोपियन गारंटर्स थे वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, जैसे यूके, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। अब यहाँ पे वो भी नहीं है। पाकिस्तान इज दी ओनली गारंटर एट दिस पॉइंट इन टाइम, जो कि ओनली मीडिएटर बना हुआ है टू दिस पार्टी, जहां पे दोनों साइड्स ट्रस्ट करती है। ठीक। अभी आपने आंसर बात की कि पाकिस्तान भी बीच में था, कतर भी आया, दीगर ममालिक भी आया। अब लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान और कतर रह गए हैं। और अभी मैंने खबर पढ़ी थी कि अमेरिका ने भी कहा है, बल्कि ईरान ने भी कहा कि जी बिल्कुल, जो बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कर्टन्स पैगाम जा रहे होते हैं कि ठीक है, हम दोबारा से सीज फायर की तरफ आते हैं, बस ये लास्ट था। खबरें ये आती हैं कि दोनों तरफ से पॉजिटिव रिएक्शन आता है कि पाकिस्तान और कतर ने जब पैगाम भेजा कि जी थोड़ा सा हॉस्टिलिटीज को कम करें, दोबारा चांस दें, तो शायद कहा गया अच्छा 10 दिन के लिए रुकते हैं। ये बाकायदा खबरें हैं, लेकिन फिर वही अटैक्स। तो ये किस तरह से हो जाता है? कोई एक चीज इस तरह शुरू हो जाती है, या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको खुद ईरान भी कंट्रोल नहीं कर सकता? चले, यानी पासदार इनकलाब है, उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो एक किसी शिप को निशाना बनाते हैं और बात कहीं से कहीं शुरू हो जाती है। अभी अगर हम देखें तो अगर मैं गलत नहीं तो कतर की कुछ शिप्स को निशाना बनाया गया था, जहां से अब तक फिर यह बात शुरू हो चुकी है और अभी रुक नहीं रही।
जी 100%। देखिए, इसमें एक दो चीजें जो हमने नोट करने वाली हैं कि सबसे पहली बात कि जहां तक पीस की हम बात करते हैं ना, ये जो भी सिक्योरिटी और डिफेंस समझता है या जो भी आईआर का एक स्टूडेंट है, रिसर्चर है, एक्सपर्ट है, वो इस बात को समझता है पीस इज ऑलवेज अ मेसी प्रोसेस। तो कोई ये दुनिया का पहला इस किस्म का सीज फायर या कोई पीस एग्रीमेंट नहीं हुआ कि जिसके बीच में बॉर्डर स्कर्मिशेस या ये क्रॉस बॉर्डर टेंशंस नहीं रही। ये होती रहती है, लेकिन इस केस में क्योंकि लोगों की एक एक्सपेक्टेशन, पहले तो मैं ये समझा दूं कि एमओयू जो है ना वो कभी भी लीगली बाइंडिंग नहीं था। ओके। दूसरी बात, तो इट वाज जस्ट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो उसको एक ट्रीटी फ्रेमवर्क के तहत रेटिफाई होना था या कोई ना कोई इस तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की इन्वॉल्वमेंट वहां जरूरी थी, आया वो यूएनएससी होता है या नीटो के वाले से। तो जो पॉजिटिव न्यूज रिपोर्ट हो रही है ना, वो अगेन इस मीडिएशन एफर्ट्स को पाकिस्तान और कतर के वो तो सराह रही है, लेकिन ये अगेन ये फ्रेजाइल डिप्लोमेटिक ओपनिंग है। बार बार कह रही हूँ कि बहुत एक फ्रेजाइल पीस प्रोसेस की इनिशिएशन थी ये। मतलब आप समझे, हम मंजिल पे पहुंचे नहीं थे और अभी तक एट बेस्ट ये डील ट्रांजैक्शनल थी। सो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इसीलिए हमें नजर आ रही है कि एक जगह, और ये अमेरिका के हवाले से ना एक टिपिकली कैरेट एंड स्टिक अप्रोच है। और अब हमने इस फॉर्म में खासकर खामेनेई साहब के जनाजे के बाद हमने देखा ईरान ने भी इस तरह भरपूर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को जिस तरह इस्तेमाल किया है अपना बयानिया बनाने के लिए, कि एक जगह तो आप कहते हैं कि चलें हम डिप्लोमेसी के दरवाजे खुले रखते हैं या आपके फॉरेन मिनिस्टर भी जाके विजिट कर रहे हैं, और दूसरी जगह आप जो है ना आपके जो आईआरजीसी के हार्डलाइनर्स हैं वो बार बार जो है ना अटैक पे अटैक कर रहे हैं, कमर्शियल लाइनर्स को मैरीटाइम लॉ सी क्लॉज के लॉज को वायलेट करते हुए अटैक्स भी हो रहे हैं। सो ये चीज ना एक वही कैरेट एंड स्टिक अप्रोच साथ साथ चल रही है। इसमें कॉल और फेल में बड़ा तजाद नजर आ रहा है अभी दोनों साइड से। अच्छा, अब रियलिटी क्या है कि अगर हम इसको देखें कि डी एस्केलेशन का फॉर्मूला यहाँ पे जो ज्वाइंट प्रपोजल ड्राफ्ट किया गया था प्री 9 जुलाई पोजीशन जो थी एज अ फर्स्ट स्टेप ही दिया गया था, उसको फिर ये कि जो टॉक्स स्टॉल किए गए उसको रिज्यूम करने की बात हुई। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ प्रपोज टर्म्स थे जो फॉर्मूला अप्लाई किया गया था। ईरान देखे इमीडिएटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोले और यू नो जो रिन्यूड ब्लॉकेड है इरानियन पोर्ट्स के ऊपर वो सैंक्शंस लिफ्ट की जाए और 2 वीक का एक सीजफायर। इस पॉज को हम क्या पीस कंसिडर कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड अब हिस्टोरिकली व्हाट डज पीस मीन। डज दिस मीन एन एब्सेंस ऑफ वॉर या डज दिस मीन एन एब्सेंस ऑफ एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट? ठीक है। अच्छा आंसर ये बताइए कि अब ये रॉयटर्स की जो खबर थी अभी हाल ही में है कि ईरान वाज पॉइज्ड टू रिसीव 400 चाइनीज मेड शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर्स विद इन वीक्स। अब दूसरी तरफ चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया जी, उनके स्पोक्सपर्सन की तरफ से कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं दे रहे, कोई मुआहदा नहीं हुआ। अगर ऐसा है कि कोई 400 उन्होंने ऐसे उनको शोल्डर लॉन्चर्स दिए हैं जिससे निशाना बनाया जा सकता है जहाजों को या एयर डिफेंस सिस्टम की, इस तरह के उनको लॉन्चर्स दिए, तो छुप तो नहीं सकता क्या चाइना बिहाइंड द सीन कुछ इस तरह की, या रशिया ईरान की मदद कर रहा है? और अगर ऐसा है तो अमेरिका को भी इंटेलिजेंस मिल रही होगी, लेकिन वो उस तरह से कर कुछ नहीं सकते, नया मार्च तो नहीं खोल सकते वो चाइना के खिलाफ। देखिए, जहां तक मैं देख रही हूँ कि इस वॉर में ना अगर किसी ने बेनिफिट किया है, ये जो खासकर अगर ऑयल के हवाले से बात करूं तो वो रशिया एक बड़ा बेनिफिशियरी है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्लोज होने का। और डेफिनेटली जहां तक अगर देखूंगे एक टैक्टिकल एडवाइजर भी हम देख सकते हैं, एक अग्रेसिव स्पॉइलर का भी रोल। सो अनलाइक चाइना, रशिया तो सिग्निफिकेंटली अगर ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे उसमें कहीं ना कहीं हमें नजर आता है कि उनका प्राइमरी फोकस भले यूक्रेन हो, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रैक्शन भी है वेस्ट के लिए यूक्रेन वाली बात से अगर ये वॉर चलती रहती है। सो वो एक यूएस लेड इंटरनेशनल ऑर्डर अगर वीकन होता है सो मॉस्को के लिए भी एक खुशाइन बात है। दूसरी चीज डेफिनेटली जहां तक हम देख रहे हैं कि एक इनेबलर का किरदार, मैं ये नहीं कहती कि कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन एक इनेबलर का किरदार। देखिए कुछ बात यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि कुछ सैटेलाइट इमेजरी अमेरिकन टारगेट्स की प्रोवाइड की गई है, ड्रोन स्वॉर्म टैक्टिक्स के बारे में बात की गई है जो उन्होंने क्लोजली अगर उसको देखें तो वो यूक्रेन के ऊपर जो अटैक्स हुए उसके साथ भी कहीं ना कहीं हमें एक सिमिलैरिटी नजर आती है उस प्रिसिजन स्ट्राइक्स की जो रेडार सिस्टम्स के थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये बात मे बी इन्फ्लुएंस डिराइव करना कोई इतना फार फेच नहीं होगा। दूसरी चीज अगर हम फाइनेंशियल स्टैंड ऑफ से देखें तो मैं आपको कहती हूँ कि
अगर हम क्रेमलिन की बात करते हैं, यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट से कबल अगर हम देखें कि रशियन जो एनर्जी रेवेन्यूज थे वो काफी नीचे जा रहे थे, जो मैंने आपसे पहले ही बात की कि ऑयल के ऊपर उन्होंने किस तरह से, तो इस वॉर की वजह से जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं और यूएस को टेम्परेरली कहीं ना कहीं सैंक्शंस हटाने पड़े रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स पे, तो वो उसमें टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का अनएक्सपेक्टेड रेवेन्यू एक रशिया को मिला। एंड हाउ डू वी नो कि वो फंड नहीं कर रहा ऑपरेशंस जो यूक्रेन के अंदर कर रहे हैं ऑल ऑफ दिस मनी। तो इसका डेफिनेटली अगर हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और पब्लिक स्टेटमेंट्स भी देखें रशिया के हवाले से, उन्होंने अग्रेसिवली कंडेम किया है यूएस के एक्शंस को। सो वो एक डेफिनेटली एक पब्लिक मैसेजिंग तो जारी है बार बार वेस्टर्न इंटरवेंशन की तरफ। और जहां से चाइना की बात में करती हूँ, तो देखिए चाइना का एक कहीं ना कहीं जितना जल्दी ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो चाइना के हक में बेहतर है, क्योंकि उनके लिए ना सिर्फ उनकी डिस्ट्रप्शन ऑफ ऑयल लाइंस है, मगर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट सीपेक 2.0 का जो अफ्रीकन मार्केट्स को इन्वॉल्व करता है, उसका दारोमदार ही इन एनर्जी लाइफ लाइन्स पे है। सो अगर उसने ऑब्वियसली चाइना का हमेशा से स्टांस ये रहा है कि ऑफिशियली तो वो न्यूट्रल ही रहे, लेकिन अंडर हैंड टेबल कोई ना कोई ग्रे जोन को इस्तेमाल करते हुए इट सीम्स लाइकली कि क्या नॉलेज ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ, ड्यूल यूज हुई है टेक्नोलॉजी की नहीं हुई। अगर मैं जियो स्पेशल इंटेलिजेंस की भी बात करती हूँ, जो हम देख रहे हैं कि यूएस ट्रूप के मूवमेंट्स को ट्रैक करना हो, मिसाइल कंपोनेंट्स सप्लाई करना हो, रेडार सिस्टम्स हुए, अगेन इट वुड नॉट बी फार फेच्ड टू मेक दिस काइंड ऑफ असम्पशंस। लास्ट क्वेश्चन अंजा, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट हैं कि रिजीम चेंज करना था ईरान में, लेकिन अब ट्रंप को अपनी मुसीबत पड़ गई हुई है। मिड टर्म इलेक्शंस हैं, अगर रिपब्लिकन्स को यहां पर हार मिलती है तो ट्रंप बड़े कमजोर हो जाएंगे। कैन ही मेक अ कमबैक? इतना वक्त रह गया है या आपके लिए, आपकी नजर में बहुत मुश्किल है अब जितना नुकसान हो गया, क्योंकि अचानक तो नहीं, एक दिन में नहीं ये रुक जाएगा सब, थोड़ा मुआहदा होगा, कुछ वक्त लगेगा, और तब तक ट्रंप के लिए बहुत देर हो चुकी होगी उनकी पार्टी के लिए। अगर मिड टर्म इलेक्शंस की बात करूं तो कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो यूएस के अंदर से आ रही हैं जो कि ऑलरेडी इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि अप टू 27% डिक्लाइन आया है रिपब्लिकन वोट के अंदर, जो वोटर बेस है। उसके साथ साथ देखिए ट्रंप का अगर इस हवाले से देखो, ही नेवर वांटेड टू बी नोन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ वॉर, ही वांटेड टू बी, इनफैक्ट वो तो इस होप में थे कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवाई, मैंने गजा का पीस बोर्ड बनाया। सो यहाँ पे अब वो डेफिनेटली उनकी पॉलिटिकल टर्मोइल तो एक बड़ी रियलिटी है। आई थिंक यहाँ पे एक जो सैल्वेजिंग पॉइंट हो सकता है ना, ये पूरी सिचुएशन को टर्न अराउंड कर सकते हैं, क्योंकि कि अगर हम कहीं ना कहीं वो कोई पाकिस्तान के मीडिएशन के थ्रू या कतर की मीडिएशन के थ्रू इस कॉन्फ्लिक्ट का एक अच्छे से एंड हो जाता है, क्योंकि वहां भी आप देखें एक पुशबैक तो आ रहा है उनके वोट्स को। तो आई थिंक अभी इट्स ट्रम्प इज लिटरली हैंगिंग फ्रॉम अ थ्रेड, इट्स अ डेवलपिंग सिचुएशन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने होपफुल वो होंगे फॉर अ री इलेक्शन, अनलेस कि अभी कोई मैजिक वॉन्ड लहराई जाए एट दिस पॉइंट इन टाइम। अच्छा, आप ना हुर्मुज़ का मुस्तकबिल क्या देख रही हैं? क्या ईरान का कंट्रोल उस पर रहेगा जिस तरह से वो चाह रहे हैं? अभी कहा कि ओमान के साथ कोई थोड़ी बहुत बातचीत हुई है कि मिलकर कोई मैकेनिज्म बनाते हैं, या वही बात कि जिस पर अभी तक मामला खराब हुआ है कि जी मुकम्मल कंट्रोल ईरान का नहीं हो सकता? पहले तो हमने कभी सुना भी नहीं था, सब शिप्स आ जा रही थी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब जो भी गुजरे वो कहते हैं जी ईरान की इजाजत से गुजरे, यहाँ पर मामला रुका है। वही मैंने कहा ना कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जो आईआरजीसी कंट्रोल्ड अपने ओन से उन्होंने एक पर्शियन गल्फ की अथॉरिटी बना ली है। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो लीगली स्पीकिंग यूएन के सी लॉज के जो कन्वेंशन है, या अगर मैरीटाइम लॉ को देखें, अनलाइक द सुएज कनाल जो कि एक मैन मेड वाटरवे, दिस इज अ नेचुरल वाटरवे, नेचुरल पासिंग बाय, उसके ऊपर कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी कंट्री अनड्यू चार्ज नहीं कर सकती, जो इस टाइम पे ईरान करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि देखिए ये एक पाइपलाइन की या तो हम कुछ देख सकते हैं कि एक एक्सपेंशन हो सकती है, अगर हम फ्यूचर की बात करें कि कोई ना कोई मिडिल ग्राउंड अगर हम एक्सेलरेट करते हैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ऑल्टरनेट है, मिसाल के तौर पे बाब अल मंदब से, रेड सी के टर्मिनल से, यम्बू पोर्ट, गल्फ ऑफ ओमान, इस पूरे रास्ते को, तो ये जो नोबडी वांट्स टू बी हेल्ड हॉस्टेज बाय ईरान। दूसरी चीज, एक मिडिल कॉरिडोर ऑल्टरनेट हम निकालते हैं कि जैसे साउथ कॉकस है, कैस्पियन सी की तरफ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा रूट, लेकिन एशिया और यूरोप को कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेट लिंकअप कर देगा। फिर ये कि एक डिसेंट्रलाइज पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है। मुझे जो लगता है अगेन
ओमानी और यमनी कोस्ट लाइंस को मद्देनजर रखते हुए डेफिनेटली ये कुछ चीज हैं जो मुझे लगता है अभी। हाँ, अगर बहुत शुक्रिया आंजा, इससे ये समझ कि अगर ज्यादा अरसे तक इसी तरह रखा, ईरान की तरफ से भी पॉइंट कीजिए आपने हुर्मुज से हमारी इजाजत से ही गुजरा जा सकता है या सख्त शराइत रखी, तो लोग फिर ऑल्टरनेट की तलाश में जाएंगे कि फिर पाइपलाइंस इधर से दूसरी तरफ ले जाएं और उन रस्तों को इस्तेमाल किया जाए। तो इसलिए ईरान के पास भी ये नहीं कि वो इंडेफिनिटली इस वॉर को कंटिन्यू कर सकता है। बहुत शुक्रिया आंजा साहब, आपने हमें वक्त दिया, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।